नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्राइम टाइम डिबेट ललकार। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक खास अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक वर्ग में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश करेगी। दरअसल मिशन 2027 से पहले ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और अल्पसंख्यकों को लेकर सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में दरगाहों, मदरसों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों जैसे धार्मिक स्थलों के बाहर चौपालें आयोजित करेगा। और साफ तौर पर 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को मुक्त करने का ऐतिहासिक काम भी मोदी सरकार ने किया। इन प्रयासों के चलते मुस्लिम समाज में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास का भाव पैदा हुआ। गुरुवार से शुरू होने वाले इस सम्मेलन में उन छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा जो मदरसों में अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ रहे हैं। आगे किसी सरकार ने मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को मंच पर बुलाकर सम्मानित नहीं किया। और वहां के मंत्री साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि डॉक्टर, इंजीनियर बनो और देश का गौरव बढ़ाओ। अब साफ ये जिक्र हुआ कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक को सम्मानित भी किया जाएगा, चौपाल लगा के बताया भी जाएगा, कहीं ना कहीं अब संविधान के बारे में भी बताया जाएगा, उसकी कृतियाँ जो है वो दी जाएंगी। पर ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि 2027 चुनाव तो है, पर बीजेपी के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा इतना क्यों? क्योंकि वो एक अहम भूमिका निभाता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर। 2017 में भी देखा, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब मुस्लिम वोट जो था वो बट गया था। तकरीबन 80 सीट ऐसी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा की जिसमें कि मुस्लिम बहुल्य वोट जो है वो एक निर्णायक रहता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अभियान में प्रमुख बिंदु जो थे अल्पसंख्यक मोर्चा के सक्रियता के। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा को गांव-गांव और कस्बों तक सक्रिय किया जा रहा है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे को गांव-गांव और कस्बों तक सक्रिय किया जा रहा है। योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को मिला है। स्नेह संवाद जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता अल्पसंख्यक समुदायों के बीच संवाद करेंगे। युवाओं के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वरोजगार योजनाओं पर विशेष ध्यान रहेगा। पार्टी अल्पसंख्यक चेहरों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर काम कर रही। अब 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का वोट प्रतिशत अनुमानित डेटा। सपा कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम वोट 55 से 60%। और इसमें साफ तौर पर क्या था, मुस्लिम वोट सपा कांग्रेस को मिला, लेकिन यह पूरी तरह एकजुट नहीं था, जिसका खामियाजा तब भुगतना पड़ा था। सिर्फ और सिर्फ 54 सीटें इस गठबंधन को मिली थी। और यही बहुजन समाजवादी की पार्टी की बात करते हैं हम, तो 25 से 28% मुस्लिम वोट था, जिसमें मुस्लिम उम्मीदवारों को अधिक टिकट देने के चलते बड़ा हिस्सा बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर गया। वहीं बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी को 8 से 10% ही मुस्लिम वोट मिला था। कुछ मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला, लेकिन सीमित संख्या में। और ये जो सीमित संख्या थी, ये कुछ युवा वोटर्स और उनके साथ जो शहरी वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स, ये कुल मिलाकर 8 से 10% जो है वो वोट भाजपा को मिला 2017 में। और अन्य AIMIM, RLD आदि को 3 से 5%। छोटे दलों ने भी थोड़ी बहुत सेंध लगाई थी, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट विभाजित हुआ और गठबंधन जो था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, वो साथ नहीं पाया वोट, जिसकी वजह से विभाजित होने के बाद वो बीजेपी को फायदा मिला। बीजेपी ने 312 तब विधानसभा सीट जीती थी और पूर्ण बहुमत की सरकार जो थी वहां बनाई। और 2022 में भी ऐसा ही देखने को मिला। जब 2022 में चुनाव होता है तो उस चुनाव के अंदर भाजपा को 255, हालांकि कम सीटें मिली, पर 255, और वहीं पर 111 सीटें जो थी समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो ये साफ तौर पर कुछ आंकड़े थे और इनको समझना इसलिए जरूरी है कि 2027 चुनाव जो है कहीं ना कहीं हर एक पार्टी उस पर दमखम अपना लगा रही है और उस हर एक वोटर को साधने की कोशिश की जा रही है। और जहां पर 18 से 20% आबादी जो है वो मुस्लिम की है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो वहां पर एक अहम भूमिका निभाते हैं
और मुस्लिम वोटर्स काफ़ी अहम हो जाता है जब 80 सीटों के ऊपर मुस्लिम वोटर्स मैक्सिमम है। तो इस पर चर्चा करना भी ज़रूरी है। जिस तरह से आज अभियान शुरू हुआ है भाजपा का, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशीर आज़ाद हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, अशोक तिवारी हैं, प्रवक्ता सपा से, शुएब सिद्दीकी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से चुनाव है उसको देखते हुए ये कितना अहम हो जाता है जब आप किसी खास एक वर्ग को टारगेट करते हैं, उनको चुनते हैं और उनको साधने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर पर जब ये ऐसे अभियान चलाए जाएंगे, प्रधानमंत्री खुद संवाद भी करेंगे, तो कितना ये बेहतर सरकारों के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत में अशोक तिवारी जी से करूँगा। अशोक तिवारी जी, जिस तरीके से ये एक अभियान भाजपा शुरू करने जा रही है, किस तरह से इस अभियान को आप देखते हैं? मतलब क्या ध्यान में आता है कि 2027 का चुनाव साधने की पूरी कोशिश की जा रही है? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी अपने हर मोर्चे पर विफल है। आज हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी 2024 से ही लड़खड़ा गई है और जो है इतनी नहीं लड़खड़ाई है, जनता में मुंह दिखाने लायक ही नहीं बची है। कारण क्या है कि दलित के साथ और पिछड़े के साथ तो नाइंसाफी जबरदस्त हुई है, किसानों के साथ भी हुई है, युवाओं के साथ भी हुई है। आज युवाओं को उनका हक नहीं मिल रहा है, किसानों को तार तार कर दिया गया है। और जिस तरह से पिछड़ों का हक मारा गया, दलितों का हक मारा गया, तो अब बचा क्या है इनके पास? अब सिवाय इसके कि फिर कुछ और अपना ऐसा काम करें, झूठा प्रचार करें, गलत तरीके से जो है लोगों को जो है सामने अपनी बात रखें। अब दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में मुंह दिखाने लायक है नहीं, तो अल्पसंख्यकों की बात करने लगे हैं जहाँ पर कोई दाल गलनी ही नहीं इनकी 1% की है। तो एक तरह से लड़खड़ाए हुए हैं, कुछ बौखलाए हुए हैं और जनता से दूर जा चुके हैं, कट चुके हैं। और जनता सवाल पूछ रही है, सवालों का चुनाव होना है सर। 27 का चुनाव सवालों पे होना है। सवाल है महंगाई का, सवाल है बेरोजगारी का, सवाल है चरम रूप से जो युवाओं को नहीं मिल रहा है और पिछड़ों को उनका हक मारा जा रहा है, दलितों का हक मारा जा रहा है। यही सब सवाल है। आज देश सामने सवाल है कि जो है आप 4 साल की नौकरी सेना में दे रहे हो, आप युवाओं को उनका भविष्य खराब कर रहे हो। सवाल इस बात का है। आज सवाल महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जब कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहेगी, कानून व्यवस्था चौपट हो जाएगी, जंगल राज हो जाएगा, तब यम कितना भी साइन करा दे, धरती पे नहीं उतरेगा। कोई निवेश क्यों करेगा हमारे यहाँ? रोजगार कहाँ से उत्पन्न होगा? आप सरकारी नौकरियों को खा गए हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, आज आउटसोर्सिंग कराई गई है, परीक्षाएं लीक करा दी गई हैं, दलितों को बिल्कुल सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है आपने सर। ऐसे हालात में जब अल्पसंख्यक ही नहीं रहा इनके साथ में, तो अल्पसंख्यक के कहाँ से ले आएंगे? कितने कैसा कैसा अत्याचार किया है इन्होंने सभी सर्व समाज के साथ, सभी समाज के साथ, चाहे ब्राह्मण हो। आज परशुराम जयंती पर इन्होंने रोक लगा दी है, परशुराम जयंती कैंसिल कर दिया, उसका छुट्टी खा गए उसकी। आज नेताजी ने, हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने जयंती पर छुट्टी दिया था, परशुराम जयंती पर। आज ब्राह्मणों को उनका हक नहीं मिल रहा, ब्राह्मणों को जो है पीटा जा रहा है, सड़कों पर मारा जा रहा है, जगह जगह उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो किस वर्ग को छोड़ा है इन्होंने? कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा है। आज सभी वर्गों में इनका जो है स्तर गिर गया है और ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। बुरी हार हारने जा रहे हैं, इसीलिए अब ऐसी नौटंकी कर रहे हैं और नाटक कर रहे हैं, इस तरह का दिखावा कर रहे हैं। चलिए, रुक करता है शमशीर आज़ाद जी का, प्रवक्ता है बीजेपी से, वो जवाब देंगे आपके बातों का। मेरा सवाल तो यही रहेगा कि एक नए अभियान की शुरुआत है और अल्पसंख्यकों को बांधने की कोशिश है सिर्फ 2027 चुनाव के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अधिकतर ऐसा ही देखा गया है कि जो कि मुस्लिम बहुल वोट है वो हमेशा ही समाजवादी पार्टी या कांग्रेस तरफ ही रहा है, या बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ भी रहा है। नमस्कार आपको, आपके चैनल पर दर्शकों को, चर्चा में भाग ले रहे हैं। देखिए, मोदी जी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बिल्कुल एक्टिव मोड में रहते हैं और किसी भी चुनाव को छोटा बड़ा चुनाव नहीं समझते। तो 2027 का चुनाव भी बहुत करीब है
और भारतीय जनता पार्टी ने जब दूसरी बार सरकार बनाई थी योगी जी ने, उसी वक्त जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, जो जातिगत समीकरण बने थे, तो समीकरण से यही लग रहा था कि 27 की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करती है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तरीके से ये आरोप लगता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो भाई सबसे बड़ी पार्टी है और कहीं ना कहीं हर स्टेट में चुनाव हर 2 महीने 6 महीने साल भर पे रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव में भागीदारी करती है, इसलिए वो हमेशा चुनाव मोड में रहती है और जनता के बीच में जाने का काम करती है। योजनाओं को लेके, आशीर्वाद को लेके, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सारी चीजों को लेकर जनता के बीच में लगातार जाती रहती है, जिससे जनता का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक रिश्ता बन जाता है। और यही रिश्ता जब चुनाव में प्रत्याशी बनकर उन्हीं के बीच का कोई नेता, उनके बीच का कोई कार्यकर्ता जब प्रत्याशी बनता है, तो सारी जनता उनको अपना कंधों पर बैठा लेती है, उनको आशीर्वाद देती है और भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करती है। इसके देखने के बाद विपक्ष में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का, तो उनका टिकट देने का नजरिया किस तरीके का, ये बताने की कोई बात नहीं। उनके 3 कैटेगरी पर टिकट दिया जाता है, या तो आप अपराधी हो तब आपको टिकट दिया जाएगा, या बहुत पैसा लेकर आप आ रहे हो पार्टी में तब आपको टिकट दिया जाएगा। अब ये दोनों चीजें अगर आपके पास नहीं, तो कम से कम ये कि समाजवादी परिवार से कोई रिश्ता हो, उसका परिवार के हो, तब आपको टिकट दिया जाएगा। तो ये चीजें वही भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे तो हजारों ऐसे उदाहरण है कि छोटे छोटे कार्यकर्ता को, पन्ना प्रमुख को, बूथ अध्यक्ष को, महानगर की कमेटी में महानगर अध्यक्ष को, इस तरीके के लोगों को टिकट देके देश की सबसे बड़ी सदन संसद तक पहुंचाने का काम किया। और वही लोग आज कहीं ना कहीं जनता की आवाज बनकर सदन में दिखाई भी देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत कुछ नहीं है। रह के बात अल्पसंख्यक समाज की, तो अल्पसंख्यक समाज को दोबारा से जागृत इसलिए किया जा रहा है कि 2024 के चुनाव में थोड़ी सी उनसे भूल हो गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भ्रमित करके, उनसे झूठे वादे करके, उनको सपने दिखला के, उनको देश के विरुद्ध भड़का के आपसे अधिकार छीन लिया, संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरीके की बातें करके उनका वोट ले लिया गया। उसके बाद आपने देखा कि जब उपचुनाव हुआ तो लोगों ने अपनी गलती मानी और वापस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर उपचुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, उससे उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। और 2027 में पूरी तरीके से विचार दिख चुकी है, सिर्फ प्रत्याशी का ऐलान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ये समाजवादी पार्टी का आखिरी चुनाव है, समाजवादी पार्टी आज समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रही है, तो 2027 का उसका अंतिम चुनाव बहुत नजदीक है। ठीक है, मैं रुक करूंगा। मैं राजनीतिक विश्लेषक हैं शुएब सिद्दीकी जी, उनका रुख करना चाहूंगा और उनसे समझना चाहूंगा इस पूरे चीज़ों को, क्यों जिस तरीके से शुएब जी एक नया अभियान भाजपा शुरू करने जा रही है, ठीक, पर इसकी जरूरत क्या आन पड़ी कि मतलब सिर्फ अल्पसंख्यकों की एक अभियान शुरू करें, एक बड़े लेवल पे अभियान शुरू करें, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए शुरू करें, वो बेहतर है। क्योंकि सिर्फ मुस्लिम वोट ही जो है, वोट बैंक जो है, वो एक बड़ी भूमिका नहीं निभाता है, वहां पीडीए भी एक बड़ी भूमिका निभाता है, ब्राह्मण वोट भी जो है वो भी एक। देखिए साहिल साहब ऐसा है जी बताएं जी जी बिल्कुल, आप देखिए साहिल साहब ऐसा है कि जिस समुदाय को लेकर बात हो रही है, उस समुदाय की तरफ से मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। आज शमशीर साहब बैठे हुए हैं पूरी बीजेपी को, कि तेरे वादे पे जिए हम, तू ये जान के झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। आप बताइए, जब से यहाँ पर मुल्क आजाद हुआ है तब से मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझा, कोई भी हुकूमत रही हो, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। आज आखिर ये मौजूदा हुकूमत हो, चाहे मरकजी हो चाहे रियासती हो, आखिर एक समुदाय की मोहब्बत जो जागी है वो सिर्फ वोट बैंक की जागी है। क्योंकि आप देखिए इंतखाबात जो है अनकरीब है, इसलिए कहा गया है कि इस तरह की बात की जाए, उनको लुभाने की कोशिश की जाए। आप देखिए अभी आपने अपने, आप मशहूर एंकर हैं नेशनल टीवी के, अभी आपने खुद भी कहा कि जैसे लोग कहते हैं मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है और बीजेपी के खिलाफ रहती है, कि आपने खुद ही बताया कि 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो कम से कम बीजेपी के लोग ये माने कि 8% मुसलमान को वोट देता है कम से कम। अब आप बताइए, जब ये सरकार बनी थी, मैं देखिए हमेशा मैंने एक बात ये कही कि सामने वाला मुखालिफ हो या बात कहनी चाहिए। मैं एक बात करता चलूं कि 17 में जब सरकार बन रही थी बीजेपी की, मैं उस वक्त डिबेट बैठा था, बीजेपी सरकार आ चुकी थी, तो एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता से एक सवाल पूछा, ये बताइए आज तो आप दिवाली बना रहे होंगे, आपकी सरकार इतने वर्षों बाद आई है। तो उन्होंने कहा मैं दिवाली नहीं बना रहा हूँ, मुझे हाई कमान से फोन आ गया है कि मैं अगले इलेक्शन तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि एक जीत अभी सामने आई नहीं, कि दूसरी जीत की भूख रहती है, जो और पार्टियों में नहीं होती है, वो सो रहे होते हैं, अब जागेंगे कभी अल्लाह जाने बहरहाल। आप बताइए, सरकार बनी तो आप बताइए हज पे सब्सिडी मिलती थी, वो बंद कर दी गई, उस पर आवाज कब उठाएंगे आप? नहीं उठाएंगे आप देखिए सब्सिडी बंद हो गई, उस पर कोई बात नहीं है, वो समुदाय अपने को ठगा महसूस करता है।
कभी कोई बात आती है तो मंजर आम पर आती है। वो समुदाय, जिस समुदाय की बात आप कर रहे हैं, वो समुदाय ठगा महसूस करता है कि हमको हर तरफ से दुत्कारा जा रहा है। हर तरह के मामले मंजर आम पर आते हैं। अगर आपने ट्रिपल तलाक की बात करी, ट्रिपल तलाक में मैंने हमेशा तारीफ करी हुकूमत की, चाहे सेंट्रल हुकूमत हो चाहे स्टेट की हुकूमत हो, ये अच्छा काम किया, तलाक में तादाद कम आई है। लेकिन इलेक्शन करीब है, जाहिर सी बात है इक्तिदार में आने के लिए हर आदमी को भूख होती है। लोगों ने गर्दनें काट दी हुकूमतें पाने के लिए, अगर आप माजी में जाएं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। बीजेपी ने एक पहल की है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ समझने वाली उस मुसलमान समुदाय को यह आएगा कि हमें किधर जाना है। और देखिए, मुसलमान में भी मसला ये होता है, आपने जिस विशेषज्ञ के तौर पर बताया, जज्बाती हो जा रहा हूँ मैं, एक बात कर दूं कि मुसलमान मुत्तहिद नहीं हो पाता है। कुछ लोग सपा में, आधे लोग सपा में जान दे रहे हैं, कुछ मायावती में जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं, और इसी का दूसरी हुकूमत फायदा उठा ले। अगर चार हैं तो उनको बिखेर दो, दो से तुम जीत जाओगे। तो सबसे पहले मुसलमान समुदाय को, मेरी राय रहेगी मुसलमान समुदाय को, चूंकि आपने एज ए मुस्लिम स्कॉलर ना बैठा के, मैं विशेषज्ञ बैठा हूं, तो इसमें वाली बात करूंगा कि मुसलमान को इतने दिनों में अपना इत्तेहाद लाना पड़ेगा और अपना एक लीडर लाना पड़ेगा। आप देखिए, जो हमारे शमसी साहब बैठे हैं, बहुत काबिल हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो, आप देखिए उनके वहां भी इत्तेहाद है। अगर किसी एक शिया को कोई दिक्कत होती है तो सब इत्तेहाद हो खड़े जाते हैं। हमारे वहां क्या, अगर हमको दिक्कत हो जाएगी तो हमारे भाई मजे लूटेगा कि कब ये जेल जा रहे हैं और फिर मिठाई बांटेगा। उनका ऐसा नहीं है। तो हमको पहले इत्तेहाद होना हो पड़ेगा। देखिए, किसी का शेर है, किसी शायर का, कि हम नहीं है मुत्तहद और हुक्मरां भी है खिलाफ, वरना कुछ भी तमना था लश्कर बातिल के पास। तो हमें इत्तेहाद लाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात, बीजेपी ने पहले की अच्छी की है। होता क्या है, कभी कभी मंजर आम पर आकर, जैसे कोई एक शर्ट जो है, एक फोटो खींच गई थी शर्ट उतरते हुए, तो उसमें इल्जाम लग गया कि देखिए वो शर्ट उतार रहा था। जब क्लिप दिखाई गई तो दिखाया गया कि वो आदमी नंगा था, शर्ट पहना जा रही थी, उसको बरी कर दिया गया। तो बीजेपी ऐसे मौके पर तलाश रही थी। उसने कहा कि मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, चर्च के सामने हम मीटिंगें रखेंगे और मुस्लिम समुदाय को नहीं, अल्पसंख्यक क्या, उसमें अल्पसंख्या में कई लोग आते हैं, ईसाई भी आते हैं, कई तरह के लोग आते हैं। उन्होंने कोशिश की। अब यहाँ पर चाहिए ये कि 27 के इलेक्शन देखने के लिए, जाहिर सी बात, विपक्ष में अगर कोई मजबूत है तो अखिलेश यादव है, जिनको मुसलमान जान दे रहा है। कोई चचा कह रहा है, कोई पापा कह रहा है, कोई मामू कह रहा है, वो कहता है उनका मसला रहेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको भी कम से कम मुसलमान को वो इक्तिदार देना चाहिए जब मुसलमान को जान देता है। जैसे अखिलेश कहीं निकलते हैं, हजारों मुसलमान भागता है। ठीक है श्वेत जी, मेरे पास समय कम रहता है, पर मेरा मुझे एक जवाब, मुझे आते हैं तो सिर्फ यादव मलाई खाता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो मुसलमान को ये समझना पड़ेगा हमारा अपना कौन है। देखिए, होता क्या है, जब इक्तिदार में लोग आ जाते हैं तो उनके समुदाय लोग मलाई खाते हैं, मुसलमान वही कुर्सी बिछाता है और मेज बिछाता है। अगर एक आज आजम खान जैसे या शुएब जैसे मलाई खा रहे हैं तो उससे कौम नहीं सुधरेगी, कौम वहीं पैदल है। आज आप बताइए, परसेंटेज मुसलमान का नौकरी पे क्या हुआ, नहीं हुआ। आज आप देखिए पॉइंट के नीचे गिर गए। लेकिन होता क्या है, मायावती जैसे सोचा था कि मेरे ऊपर बीजेपी रहे, वो बसपा रहे, सॉरी, आज अखिलेश यादव का भी डिपेंड है कि मेरे ऊपर डिपेंड रहे। किसी अखिलेश यादव सोचते कि मैं ही सपा में रहूं। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आपके चैनल से कि वो ऐसा ना करें। शिवपाल को आप मंदिराम पर लाइए और आप जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाइए उनको, देखिए सपा बढ़ जाएगी। मगर आप खुद चाहते हैं कि अखिलेश दबे रहे, मैं ही आगे रहूं। तो आप अगर ये सोचे कि सिर्फ मैं ही राजा रहूं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मुलायम सिंह जहारबाज आदमी थे, वो सबका ख्याल रखते थे। लेकिन आप थोड़ा, आपके पास जो चाटुकार टाइप के लोग हैं जो आपको सलाम करते हैं। ठीक है श्वेत जी, आपका साफ तौर पे आपका यही कहना है साफ तौर पे कि मुस्लिम समुदाय जो है, अच्छा काम किया कि वो एक जीत जीतते हैं, दूसरी की भूख आप सुन पा रहे हैं मुझे श्वेत जी? अच्छा पासा फेंका है। मैं समझता हूँ मुसलमान सोचेगा, लेकिन मेरी गुजारिश है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। मुत्तहिद होने के बाद फैसला करेगा। अगर आप मुत्तहिद होंगे तो ही आप मंदिर आम सुन पा रहे हैं, लोकसभा में पहुंच पाएंगे, अपनी बात पहुंचा पाएंगे। और सिर्फ आप चाटुकारिता करते रहेंगे, 4 लोग इधर 5 लोग इधर, तो सिर्फ पूरी और सब्जी में ही आप खत्म हो जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है, आप इत्तेहाद लाइए, इत्तेहाद में बहुत ताकत होती है। शेफ जी, आप मुझे सुन पा रहे थे? मैंने आपसे एक सवाल मैं करने वाला था, पर अब मेरा समय कम है, मैं दोबारा आपके बारे करूंगा कि साफ तौर पे आप यही कहना चाहते हैं कि आजादी के बाद से मुस्लिम समुदाय जो हमेशा ठगा हुआ महसूस करता आया है, जो भी पार्टी रही हो सत्ता के अंदर, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया तब भी बड़ी संख्या में वोट दिया गया 1991 के अंदर, तो वो तो तब वो वोटर को समझना चाहिए था ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब मुझसे पूछ रहे हैं, साहिल साहब मुझसे कह रहे हैं। मैं आप सवाल अशोक तिवारी जैसे ले लूंगा क्योंकि मुझे समय कम है। अशोक तिवारी जी, साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जब मुलायम सिंह यादव थे तब तो बहुत बेहतर था, पर उसके बाद किसी भी पार्टी ने कभी समझा ही नहीं। देखिए सर, जो भी उनके अपने विचार हैं इस पर मैं नहीं बोलूंगा क्या विचार उनके हैं, ठीक है। लेकिन इस समय का सिनेरियो बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह छटपटा रही है इस समय,
अपने झूठे वादे सारे उसके खुल चुके हैं। अब अब कल ही खुलने में कुछ देर नहीं लगी है। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी इन्होंने हर साल। कितने रोजगार मिले? महंगाई की मार बहुत हो चुकी। अब की बार मोदी सरकार पर सरकार बनी थी, महंगाई क्या हालत है। इन्होंने किस तरह से डॉलर की बात कही थी, डॉलर कहाँ पहुंच गया, रुपया कहाँ है। सवाल इस बात का है कि इन्होंने तमाम वादे किए थे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी बहुत जोर शोर से। अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन, अब अच्छे दिन तो नहीं बोलते हैं बिल्कुल। तो सवाल इस बात का है किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। आज जो है सीमा पार हो गई, ईडी का सदुपयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया। आज संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया। तमाम ऐसे हमारे विशेषज्ञ हैं जो चैनलों पर आते हैं, अपनी बात कहते हैं, और वो भी कहते हैं इस बात को कि जो है इनके सरकार में संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया, संस्थाओं की इज्जत कम हुई है। सवाल इस बात का है कि आज ये छटपटा क्यों रहे हैं, आज ये इस तरह से नाटक क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि पिछड़े इनके साथ नहीं है, दलित इनके साथ नहीं है, अल्पसंख्यक भी इनके साथ नहीं है। ये जानते हैं अच्छी तरह से, ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगड़ों में ब्राह्मण इनके साथ नहीं है। इस बार 27 में ब्राह्मण इनके साथ अलग हो चुका है इनसे पूरी तरह से। इतना अत्याचार हुआ उसके साथ में, उसके परशुराम जयंती को कैंसिल किया गया, छुट्टी को। आज परशुराम यात्रा निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। क्या क्या दुर्गत नहीं किया इन्होंने। तो ब्राह्मण भी साथ नहीं के। आज साथ कौन है इनके? आज साथ इनके चंद सामंतवादी लोग हैं जो कि इनके सजातीय हैं, और कोई है ही नहीं। उनमें भी कुछ लोग इनके साथ नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज इनकी तो सरकार की हालत बहुत ही पतली हो चुकी है, और ये कब जाए, आज जाए, कल जाए, परसों जाए। 27 में चुनाव होगा, 27 में बुरी हार हारने वाले हैं। 24 के चुनाव में ट्रेलर दिखा दिया जनता ने। 24 में हम 37 सीटें जीते हैं, ये कहाँ खड़े हैं आज। हम इंडिया गठबंधन में मिला करके जो है 44 सीटें जीते हैं, आज ये कहाँ खड़े हैं। सवाल इस बात का है कि जो है जनता मूर्ख नहीं है, जनता बुद्धिमान है। ये कितने भी अपने यत्न कर लें, कितने भी जो है नौटंकी कर लें, कितना भी जो है दिखावा कर लें, अब इनके पर एक चीज अशोक जी, एक तो ये भी आती है ना कि अब जैसे संविधान की जब बात आती है तो अब भारतीय जनता पार्टी भी इस अभियान के तहत जो है संविधान जो है उसके बारे में जागरूक करेगी अल्पसंख्यकों को। तो राहुल गांधी भी हमेशा वही किताब लेके घूमते रहते हैं संविधान की। देखिए, राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेके अगर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। आज आरक्षण होते हुए भी आरक्षण को गला दिया गया है, आरक्षण एकदम नहीं के बराबर कर दिया गया है। आज 30 लाख नौकरियां अधिक पड़ी हुई हैं और निकाली नहीं जा रही हैं। चाहे रेलवे ले लीजिए, चाहे जो कोई विभाग ले लीजिए, सरकारी नौकरियां जबरदस्त तरीके से खाली पड़ी हुई हैं। आज जो हैं भी उनको गलाया जा रहा है, उनको जो है एक तरह से परीक्षाएं लीक कराई जा रही हैं। आज एक तरह से जो है देखा जाए तो आउटसोर्सिंग कराई जा रही है, प्राइवेटाइजेशन इस तरह कर दिया गया है देश में कि सरकारी नौकरियां बची ही नहीं है। तो आज आरक्षण का हक कैसे मिलेगा? आज पिछड़े का, दलित का आरक्षण आज मारा जा रहा है जगह जगह। तो ये सब होने वाला है 27 के चुनाव में, इसका खामियाजा इनको भुगतना है। ये इसको कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे ये अल्पसंख्यक के पास जाए, चाहे बहुसंख्यक के पास जाए, चाहे हिंदुत्व का नारा दें, चाहे जो भी नारा दें। ये अब इनके सारे नारे फेल हो चुके हैं और जनता कसौटी पे कसने वाली है, और इनको बुरी हार हारना है। बुरी हार हार करके इनको ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। शमशी आजाद जी, जिस तरीके से ये बातें, मतलब आरोप तो बीजेपी पे लगातार लगते ही रहे हैं, और एक अब संविधान के बारे में जागरूक करेंगे, तो मतलब क्या चीजें बताना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को साधने के लिए क्या मतलब कुछ रहती हैं बातें जो उनको पता नहीं है? इनका झूठ, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन का झूठ है, जो झूठ बोलकर 2024 में इन्होंने अल्पसंख्यक समाज से वोट ले लिए थे, जो अन्य पिछड़ों से, दलितों से वोट ले लिए थे। उसके बाद भी इन्होंने देखा कि सरकार इनकी फिर भी नहीं बन पा रही है। तो अब ये है अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो टैग लगा हुआ था कि समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, हम चाहते हैं कि वो टैग पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और अल्पसंख्यक समाज जो है देश के मुख्य धारा से जुटे, जिसकी भागीदारी, जिसकी हिस्सेदारी पर भारतीय जनता पार्टी उनको जोड़ना चाह रही है और उनको आगे बढ़ाना चाह रही है। तो यही हमारा माध्यम है कि हम जो है मदरसों में, खानकाहों में, स्कूलों में चौपाल लगा कर, गाँव में जा जाकर, जहाँ पर भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वहाँ पर चौपाल के माध्यम से, वहाँ पर जनता दरबार के माध्यम से सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो बातें, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो मिशन है, और जो विपक्ष की बातें हैं, जो विपक्ष की कमियां हैं, जो विपक्ष उनके साथ दोगली राजनीति कर रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति,
जो उनके साथ दोहरा रवैया अख्तियार कर रहे हैं, जो लगातार उनको सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनता को हम चाहते हैं कि, और खासतौर से अल्पसंख्यक समाज को ये चाहते हैं कि वो 27 में साक्षी बने कि समाजवादी पार्टी को समाप्त करने में उसने अपना योगदान दिया और समाजवादी पार्टी 2027 का आखिरी चुनाव लड़े। हम ये नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज जो है देश के मुख्य धारा से दूर हो जाए और उसके ऊपर एक टैग लगे कि सिर्फ और सिर्फ वजह एक दो पार्टियों को वोट देती है जिसकी वजह से उनका नुकसान होता चला है। तो हम ये टैग को हटाना चाहते हैं, हम ये धब्बे को धुलना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने 2012 से 2017 तक जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के घर उजाड़े, कर्फ्यू लगा, उनके घरों को जलाया, आग के हवाले किया, तो कहीं ना कहीं आज भी उनके घर के लोग जो है जेल में बंद है। लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश खुद भी कभी इनसे मिलने के लिए नहीं गए। 28 महीने आजम खान जैसा आदमी जेल में रहा, आपको पता होगा कि अच्छी तरीके से कि अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए। लेकिन जब चुनाव आता है तो आनंद फानंद में अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज जनता के बीच में है। और आजम खान के परिवार ने, उनके मीडिया प्रतिनिधि ने, उनके बेटों ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी का विरोध भी किया था, ये भी जनता को पता है। तो अब कम से कम ये कि 2027 का चुनाव चलिए ठीक है, ये बातें तो आने वाले समय में पता चली जाएंगी शमशी जी। पर एक अहम बात तो यही रहती है कि 54 सीटें 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती थी समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद वो अगले में 111 हो गई थी, ठीक है ना। वो गठबंधन में था तब 2017 में, 2022 में 111 हो गई थी। और जब उस 2024 में जब लोकसभा आया था, तब 37 हो गई थी और भाजपा 33 में रह गई थी। कहीं ना कहीं 2027 जो है इतना आसान रहेगा नहीं बीजेपी के लिए। पूरी तरीके से आसान है। हम लगातार जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए जनता के दरवाजे तक जाते हैं, जनता से मिलने का काम करते हैं, उनको मुद्दों पर काम करते हैं, अच्छी सुविधा, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देने का काम कर रहे हैं, रोजगार के नए नए आयाम को दे रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार जो है सभी जिलों के दौरे कर रहे हैं, जिनसे वहाँ की जन समस्याओं को दूर किया जा रहा है। चलो ठीक है, वो तो आने वाले समय जो वो बताएगा विकास की धारा बहती है नहीं बहती है, भारतीय जनता पार्टी जीत पाती नहीं पाती है। मैं रुक करूंगा, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं शोएब सिद्दीकी जी, जिस तरीके से सिर्फ एक अल्पसंख्यक को उभारने से क्या बीजेपी अपनी नैया पार लगा पाएगी, क्योंकि इतना आसान रहने वाला नहीं है। जिस तरह मैंने सवाल शमशी जी भी किया था कि 54 से 111 हुए और उसके बाद जब 2024 का चुनाव आया तो उसमें भी 80 में से 37 जो थी वो समाजवादी पार्टी की थी और 33 जो थी वो बीजेपी की थी। तो इतना आसान रहने वाला नहीं है चुनाव। देखिए साहिल भाई, बिल्कुल आपने बात सही कही है। देखिए चूंकि 27 का चुनाव अनकरीब है, बिल्कुल बहुत 1.5-2 साल बचा हुआ, उसमें बीजेपी को चूंकि समझ में आया, चूंकि इक़्तिदार में है, कि उनको ये लगा कि मुस्लिम तबका तो हमसे हमेशा अलग ही रहता है, जिस तरह दूसरी पार्टियां कहती हैं, लेकिन उनके कुछ अपने हिंदू वोट भी जो पीछे जा रहे हैं, जिससे भी आपने भी कहा, और समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता बड़े भाई, वो अपने ऊपर कोई बात ना ले, मैंने जनरल बात कही थी, वो मेरे बड़े भाई, मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनको पर टारगेट नहीं था। कहने मतलब ये, देखिए होता क्या है कि बीजेपी को लग गया है कि जाहिर बात 27 में हो सकता है मेरी फाइट हो। और आप देखिए सर, एक ही बात देती है, जब कभी सेंट्रल की हुकूमत इलेक्शन जब होता है मरकज में, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है टारगेट सिर्फ बीजेपी जो है सिर्फ राहुल गांधी को लेती है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सेंट्रल में हुकूमत करना है तो सिर्फ कांग्रेस दबाना पड़ेगा। तो वो वहां पे राहुल का सिर्फ नाम लेते हैं, किसी पार्टी रीजनल पार्टी नाम ही नहीं लेते हैं। उसी तरह चूंकि यूपी जो है, देखिए यूपी ये हकीकत है 80 सीटें होती हैं यहाँ की सांसद की, यहीं से दिल्ली का रास्ता निकलता है, सबको मालूम है। और हमारे प्रधानमंत्री बनारस से सांसद है, यहीं से ही वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो जाहिर टारगेट ये रखे हुए हैं कि उनको लग रहा है, इसमें कोई तो देखी राय नहीं, मैं सच बात ही कहूंगा, चाहे अदालत हो जंग का मैदान, वरना एक ही बार है। देखिए होता क्या, उनको मालूम है कि बीजेपी अगर हल्का सा 19-20 हुई तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। अखिलेश यादव जाहिर सी बात है विपक्ष में मजबूत चेहरा है और उनको परसेंटेज वोट का बहुत मिला, लेकिन मेरी अल्पसंख्यकों से गुजारिश भी रहेगी, देखिए चूंकि आपने राय दी, मैं राय भी दूंगा अल्पसंख्यकों को कि देखिए अल्पसंख्यकों को पहले इत्तेहाद लाना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, और वो टुकड़ों ना लड़े। एमआई का भी लड़ रहा है, पता चला बसपा का भी लड़ रहा है, अदर से 2-4 कुकुर मुत्ते भी उड़ जाते हैं मुस्लिमों में, उनको हराने के लिए वो खड़े हो गए 2-4 वोट के लिए। ऐसा नहीं, उनको इत्तेहाद करना पड़ेगा और बीजेपी से 1 to 1 फाइट करनी पड़ेगी। बीजेपी इस पर यही नजर रखती है कि अगर शोएब सिद्दीकी कहीं से खड़े हो गए हो तो वो नदीम को खड़ा कर देते हैं कि शोएब को वोट काट ले, ऐसा ना हो। अगर बीजेपी से डायरेक्ट फाइट अल्पसंख्यक की होगी, वो चाहे किसी भी ईसाई हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई हो, तो बीजेपी को कहीं नहीं खतरा होगा। बीजेपी इस पर काम करेगी और वो कामयाब भी होते हैं, क्योंकि वो जज्बाती लोग नहीं है, वो संयम से काम लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी पहल नरेंद्र मोदी ने शुरू करी है, उसको लब्बैक आदमी कह रहा, वो करेंगे क्या कि टुकड़ों में बात रहेगी, हमारे 10 वोट हमको मिल जाए, जो समुदाय के जो अल्पसंख्यक के 20 वोट है, 4 लोग खड़े 4 बढ़ जाए। अब मुसलमान बंटने कट्टे तो बड़ा माहिर रहता है, फिर वो लफाजी बातें करता है। और मैंने हमेशा मुसलमान भाइयों से कहा, क्योंकि मैं खुद भी मुसलमान हूँ और आप भी मुसलमान है, कि फकत खुशबयानी के जौहर दिखाकर
कोई कौम दुनिया में पनपी नहीं है। हम नहीं बिल्कुल शुएब सिद्दीकी जी, बहुत अहम हो जाता है जब ये चुनाव आते हैं तो हर एक पार्टी अपना दमखम तो लगाती है। मेरे पास समय कम है, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे साथ शमशेर आजाद जी, अशोक तिवारी जी थे और शुएब सिद्दीकी जी थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। साथ और चुनाव तो है और अहम भी होता ही है। जिस तरीके से एक नया अभियान शुरू करने जा रही है अल्पसंख्यकों को साधने के लिए भाजपा, तो कितना ये जरूरी है भाजपा के लिए और किस तरह से ये वोटर्स आता भी है अपने वोट बैंक में बीजेपी की या नहीं, तो आने वाला समय बताएगा। पर बहुत जरूरी है किस तरह से ये एक रूपरेखा तैयार की जाए चुनावों की। फिलहाल आज के ललकार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।